अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान भारत के दरमियान जंगबंदी के बाद से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कम से कम दर्जन से ज्यादा बार इस बात का क्रेडिट ले चुके हैं कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जंगबंदी उन्होंने करवाई। जंग के बाद से वो इंडिया पाकिस्तान को बराबरी की सतह पर रखकर कश्मीर पर सालिसी की बात भी कर रहे हैं। सदर ट्रंप के इन बयानात पर इंडिया में फ्रस्ट्रेशन पाई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान ने जंगबंदी में अमरीकी सदर के किरदार को न सिर्फ सराहा है बल्कि पाकिस्तान के बारे में बयानात को दोनों मुल्कों के लिए खुशाइंद करार दिया है। और अब हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नामजद करने की सिफारिश कर दी है, जिसके बाद मुल्क में हुकूमत के इस फैसले को लेकर एक बहस छिड़ गई है। एक तरफ हुकूमत के इस फैसले को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने का मौका करार दिया जा रहा है, तो दूसरी जानिब गजा और ईरान में इसराइली जारियत की अमरीकी हिमायत की वजह से हुकूमत के फैसले पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इसीलिए सवाल यह है कि इखलाकी और सियासी तौर पे इस नामजदगी का क्या कोई जवाब बनता है और स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा। इसकी तफसीलात हम आगे जाके प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने फिलहाल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल इनाम के लिए नामजदगी की वजूहत बताते हुए अपने एलामियों में कहा है कि यह फैसला पाकिस्तान और इंडिया के माबैन हालिया लड़ाई सदर ट्रंप की फैसला कुन सिफारती मदाखलत और कायदाना किरदार के एतराफ़ में किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया है कि अमरीकी सदर की मदाखलत इस बात का सबूत है कि वो अमन के दाई हैं और तनाज़ात की बातचीत के जरिए हल करने के लिए पुरअज़म है। हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीर के देरीना तनाज़े के हल के लिए सदर ट्रंप की पेशकश को भी सराहते हुए लिखा है कि जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेकाम की सबसे बड़ी वजह है और जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं होता, खित्ते में पायदार अमन कायम मुमकिन नहीं है। हुकूमती बयान में इस उम्मीद का इजहार भी किया गया है कि मशरिक़ वस्ता के मौजूदा बहरान बिलखुसूस गजा में जारी इंसानी अलमिये और ईरान से मुतल्लिक बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में भी सदर ट्रंप की कोशिशें आलमी इस्तेकाम के लिए मुस्बत नताइज लाएंगी। अहम बात यह है कि 2 रोज़ पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर व्हाइट हाउस में एक ज़ौराने में शिरकत की थी, जिसके बाद व्हाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी एना केली ने कहा था कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मेज़बानी की है, जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग रोकने पर सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश की थी। हुकूमत पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर दिया है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के इस फैसले को लेकर पाकिस्तान में राय तकसीम है। एक तरफ इसे पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाब सिफारती चाल करार दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसराइल के गजा में मजालिम और ईरान पर हमलों की अमरीकी हिमायत की वजह से इसे नामाकूल फैसला करार दिया जा रहा है। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से खुशगवार ताल्लुकात कायम होते हैं, जिससे पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर हो और पाकिस्तान को इससे फ़ायदा हासिल हो, तो हमें इन ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करना चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस इनाम के लिए नामजद करने का कोई जवाब नहीं बनता। पाकिस्तान की जानिब से इस नामजदगी के बाद ये कहा जा रहा है कि क्या इखलाकी और सियासी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करना चाहिए था, क्योंकि एक तरफ अमरीका गजा में होने वाले मजालिम पर पूरी तरह इसराइल के साथ खड़ा है और अमरीका कई बार गजा में जंगबंदी की सलामती काउंसिल की करारदादों को वीटो करता रहा है, जबकि अब अमरीका ईरान के खिलाफ भी जंग में बराह रास्त शामिल होने का इंदिया दे रहा है और डोनाल्ड ट्रंप खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़मेनी को कत्ल करने का इम्कान जाहिर कर चुके हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान जो ईरान और गजा दोनों मामलात पर सियासी और अखलाकी तौर पर उनके साथ खड़ा है, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की सिफारिश कैसे कर सकता है। ये नुक्ता नज़र भी सामने आ रहा है कि पाकिस्तान को इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर अगले कुछ दिनों में अमेरिका बराह रास्त ईरान पर हमला करता है और उसमें बड़े पैमाने पर हलाकतें होती हैं या सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया जाता है, तो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप की नामजदगी शर्मिंदगी का बायस बन जाएगी, बल्कि इससे मुल्क में पहले से मौजूद दाखिली तकसीम में मजीद इजाफा होने का इम्कान होगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ पर्सनल ताल्लुकात बेहतर होने से अमेरिका की पाकिस्तान के लिए पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक सतह पर कोई बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं है। इसलिए इस नामजदगी से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये इस पूरी सूरत हाल का एक पहलू है, जबकि दूसरी तरफ ये राय भी पाई जाती है कि अगर सालों बाद पाकिस्तान के अमेरिका सदर के साथ ताल्लुकात में एक खुशगवार बेहतरी आ रही है, तो पाकिस्तान को इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद वुसअत देनी चाहिए। पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात महदूद रहे और इन ताल्लुकात की नौयत सिर्फ ट्रांजैक्शन रही है। इसलिए अब अगर अमरीकी सदर के पाकिस्तान के बारे में मुस्बत ख्यालात की वजह से पाकिस्तान को ताल्लुकात बेहतर करने का मौका मिल रहा है और नोबेल इनाम के लिए उनकी नामजदगी से उनकी खुशनुदी हासिल की जा सकती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि सिफारती हलकों में यह राय पाई जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी तारीफ पसंद करते हैं,
इसलिए ये नामजदगी उनके करीब होने और अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने का एक जरिया हो सकती है। सिफारती सतह पर यह राय पर भी मौजूद है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की सिफारिश के साथ साथ पाकिस्तान, ईरान और गजा के मजलूमों की इखलाकी और सिफारती हिमायत भी बरकरार रख सकता है। जैसे कि मशरिक़ वस्ता के कई मुस्लिम ममालिक हैं जो कि एक तरफ गजा और ईरान के मामले पर उनके साथ भी खड़े हैं, तो दूसरी तरफ वो अमेरिका के साथ तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग भी दे रहे हैं, जिससे इन ममालिक को तो फ़ायदा हो ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो उस अमेरिका की मईशत को भी मजबूत कर रहे हैं जो इसराइल की पुश पर खड़ा है। इसके अलावा ट्रंप मुसलसल पाकिस्तान भारत को एक लेंस से देख रहे हैं और तिजारत की बात कर रहे हैं, जिससे भारत को तकलीफ हो रही है। इसलिए भारत से तलखी और मुमकिन जारियत के खतरे के दौरान पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात खुशगवार होते हैं तो पाकिस्तान को इसका सिफारती फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि ये ताल्लुकात बाहमी एहतराम की बुनियाद पर कायम होने चाहिए, और इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान की अशिया की और पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म में कोशिशों की मुसलसल तारीफ कर रहे हैं। इसलिए इस बार ये नहीं कहा जा सकता कि ये पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका के साथ यकतरफा अफेयर है। इस मामले पर दोनों तरफ से जो राय सामने आ रही है वो हमने आपके सामने रखी है, और इससे यही नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि सियासी और इखलाकी तौर पे देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की नामजदगी की कोई मंतक नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रेटेजिकली इससे पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं और अमेरिका हमसे ईरान के खिलाफ कार्रवाई में किसी कॉपरेशन का मुतालबा नहीं करता जिससे हमें मुस्तकबिल में कोई नुकसान पहुंच सकता है, तो उस नामजदगी में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस मुनक़िस्म राय के बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत ने अमेरिकी सदर की नोबेल इनाम के लिए नामजदगी कर दी है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर आलमी अमन के लिए अपनी खिदमात गिनवाते हुए तंज किया है कि उसके बावजूद उन्हें नोबेल इनाम नहीं दिया जाएगा। अपने सोशल मीडिया पैगाम और मीडिया से इंटरेक्शन में उन्होंने कम अज़ कम 6 बार जिक्र किया कि उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में जंग बंदी कराई या तनाज़ात का खात्मा किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अमन का नोबेल प्राइज़ नहीं मिलेगा। They should give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, I mean, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the, I would think the Abraham Accords would be a good one too. But what do you? They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. नोबेल इनाम हासिल करने की ख्वाहिश सदर ट्रंप की कोई नई ख्वाहिश नहीं है, बल्कि अपने दौरे सदारत से लेकर अब तक वो कई बार खुद को नोबेल इनाम का हकदार करार दे चुके हैं, या खुद को नोबेल इनाम ना मिलने पर वो नोबेल इनाम का तयन करने वाली कमेटी पर तनकीद कर चुके हैं। और 2016 में पहली बार सदर मुंतखब होने से अब तक तकरीबन 6 बार सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए मुख्तलिफ सियासतदानों या अफराद की जानिब से नामजद किया जा चुका है। What would happen if they really? I deserve it, but they will never give it to me. Do I deserve the Nobel? If you consecrate these. Well, maybe for the Abraham Accords. I don't want to get ahead of myself on this one, but they say for the Abraham Accords. Prime Minister Abe of Japan gave me the most beautiful copy of a letter that he sent to the people who give out a thing called the Nobel Prize. He said, I have nominated you. I am asking them to give you the Nobel Peace Prize. I said, thank you. Many other people feel that way too. I'll probably never get it, but that's okay. They gave it to Obama. अहम बात यह कि इससे पहले 4 अमेरिकी सदूर को अमन का नोबेल इनाम मिल चुका है, जिनमें थियोडोर रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन, जिमी कार्टर और बराक ओबामा शामिल है। बराक ओबामा को 2009 में आलमी सफारतकारी को मजबूत करने और लोगों के दरमियान रवाबित मुस्तहकम करने पर नोबेल इनाम से नवाजा गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बराक ओबामा को नोबेल इनाम मिलने पर मुतअद्दिद बार तनकीद कर चुके हैं, और अपनी हालिया इंतखाबी मुहिम में भी उन्होंने ये तंज किया था कि अगर मेरा नाम ओबामा होता तो मुझे भी 10 सेकंड्स में नोबेल इनाम मिल जाता। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और वेबसाइट एक्सियोस ने अमरीकी सदर की इस ख्वाहिश को ऑब्सेशन करार दिया है, और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी सदर की ऑब्सेशन इनके लिए आलमी अमन से भी बढ़कर है। हम इस पर मजीद भी बात करेंगे, हुकूमत का मौक़िफ़ लेंगे। फिलहाल प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हुकूमत ने उनका नाम क्यों प्रपोज किया है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। इसकी सियासी और इखलाकी जवाज़ क्या है और स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और मामलात में, इस पर हम बात करेंगे। और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप अभी एक बड़ा बिजी टूर करके आए हैं जिसमें आप न्यूयॉर्क गए,
ब्रसल्स गए, लंदन गए, कोशिश करेंगे उस पर भी बात करें, वहाँ पाकिस्तान के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन फिलहाल जो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है पाकिस्तान ने, वजह क्या है इसकी और क्या एग्जैक्टली फ़ायदा हासिल करना चाह रहे हैं सर? देखिए, दो तीन वजूहात है। पहले मैं ज़रा हमारी जो सेल्फिश वजह है वो आपके सामने रखता हूँ। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि हमारे बॉर्डर के ऊपर एक मुल्क है जो जारहियत करने से बाज नहीं आता। मार खाता है मगर जारहियत करने से बाज नहीं आता। पहले 2 जहाज़ गिरवाए, अभी 6 जहाज़ गिरवाए, और अभी मैं कहकर आया हूँ वहाँ पे यूरोपियन यूनियन में कि अगली मरतबा 60 गिराएंगे, 60। लेकिन जारहियत करने से वो बाज नहीं आता। हम जंग जीत कर वहाँ पे गए और हमने जीतने के बावजूद अमन का पैगाम दिया। वो हार के जंग कर रहे हैं, हम जीत के अमन और डायलॉग की बात कर रहे हैं। तो हमें हर जगह पजीराई मिली। हमें पजीराई मिली यूनाइटेड नेशंस में, हम उनके सेक्रेटरी जनरल से मिले। उस पर तो मैं आपसे बात करूंगा ना। नहीं, मैं वहीं रहा हूँ। चले मैं घुमा के पहले आपके साथ, क्योंकि आपको पता है मैं बड़ा लंबा जवाब देता हूँ और आपको हमेशा ये मसला है। चले मैं छोटा जवाब देने की मेरा मौजूद रह जाएगा, नाकाम कोशिश करता। लेकिन जितनी पजीराई हमें डोनाल्ड ट्रंप से मिली या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से मिली, आपके ख्याल में कहीं और मिली? आप कब से कश्मीर की बात कर रहे हैं? ये जब से जंग बंदी हुई है 14 मरतबा कम अज़ कम वो बात कर चुके हैं कि कश्मीर का मामला हल करो। कश्मीर को उन्होंने, यानी वो जो रिड्यूस कर दिया गया था कश्मीर को शिमला मुआहदे तक कि बायलैटरल होगा, उन्होंने कश्मीर के तमाम मामले को, जो खून रेजी हो रही है वहाँ पे कश्मीर में, जो हम समझते हैं जेनोसाइड हो रहा है कश्मीर में, बच्चियों की चादरें खींचते हैं, नौजवानों को अंधा कर देते हैं पैलेट गन्स मार के, वहाँ पे आबादकारी कर रहे हैं जैसे वो यहूदी नामुराद कर, तो वो इजराइली, माफ़ी चाहता हूँ यहूदी ने, इजराइली जिस तरह आबादकारी कर रहे हैं उस तरह आबादकारियाँ कर रहे हैं वहाँ पे। तो किसने आवाज़ उठाई हमारे लिए? कश्मीरियों के मुकदमे पे, हमारे मुकदमे में किसने आवाज़ उठाई? डोनाल्ड ट्रंप ने उठाई। जब ये तमाम जंग चल रही थी, हमें बहुत से ममालिक ने हमारी मदद की, अखलाकी भी मदद की, सालिसी की भी कोशिश की, अखलाकी मदद भी की, हमारे साथ खड़े रहे। लेकिन आप ये देखिए कि जो सुलह के लिए जो ट्वीट जो एक्सेप्ट किया भारत ने भी, बाद में जल्दी से मिटाने की भी कोशिश की, वो किसका ट्वीट था? डोनाल्ड ट्रंप। तो ये जो हमारे ममालिक के दरमियान में एक खदशा था, जिस दिन उन्होंने ब्राह्मोस हम पे फेंका। ब्राह्मोस आपको पता है ड्यूल कैरियर मिसाइल है, यानी उसके ऊपर वॉरहेड न्यूक्लियर भी लगा हो सकता है। और हम कंटिगुअस ममालिक हैं, साथ के साथ हैं। ऐसे नहीं कि रूस फेंकेगा 2 दिन बाद कोई मिसाइल पहुंचेगा, रास्ते में डिजिटल इमेज, इट्स अ मैटर ऑफ मिनट्स। एक गलत इमेज अगर किसी के सामने डिजिटल इमेज आ जाए, ये इंटरप्रेट सही ना हो सके, तो एटमी जंग हो सकती है। आप जो इस पे आए थे, आपने जो आगाज किया था इस जवाब का, आपने कहा था हमारी सेल्फिश जो वजह है, तो ये कि इंडिया एक तो मैं अमन की बात कर रहा हूँ ना, मैंने शुरू किया अपनी वजूहात से। अब हमें छोड़ दीजिए। अब ये जो नहीं, आप समझते हैं कि अगर ताल्लुकात हमारे इसी तरह बेहतर रहेंगे तो इंडिया अगर दोबारा जारियत करता है तो हमारे पास अमेरिकन सपोर्ट होगी, ये आपके कहने का मतलब? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि हम ये रिकग्नाइज तो करें कि कौन बंदा अमन की बात कर रहा है, क्योंकि अभी तो अब आप अमन के नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं। तो मैंने शुरू अपने से किया है, लेकिन अब मैं उसको एक्सपैंड करता हूँ। अब आप चले जाएं यूक्रेन और रूस की जंग में, तो इससे पिछली जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशंस गुजरी हैं, किस तरह वो आम एक दूसरे को कर रहे थे, किस तरह जंग को बढ़ा रहे थे, किस तरह पैसे डाल रहे थे, झोंक रहे थे जंग में, और कैसे उसके ऊपर ब्रेक लगी है। अभी ख़त्म नहीं हुई, मगर कम अज़ कम जो पहले वो था कि आग और खून की होली खेली जाती रहेगी जब तक दोनों ममालिक तबाह बर्बाद नहीं हो जाएंगे। उसमें कोई अभी ठहराव ऐसा तो नहीं है, यूक्रेन ने भी हमला किया, पुतिन भी नहीं मान रहे हैं उसको जंग खत्म करने के लिए। मैं तमाम बातें, लेकिन आप एफर्ट्स तो देखें कि वो कौन सा मुल्क और कौन शख्स है जिसने ये एफर्ट की कि यार इसको थम जाना चाहिए। ये तो आप मानते हैं ना, चले नाकाम या कामयाब सही, वो तो अल्लाह की तरफ से कामयाबी नाकामी जब आप एफर्ट करते हैं तो आप पे मुकर्रर होती है, तकदीर में भी होती है, अल्लाह का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन आप ये तो देखें कि आते ही सबसे पहले उन्होंने कहा मैं इस जंग को ख़त्म करवाऊंगा, चलें इसको भी छोड़ देते हैं। आपके ख्याल में उनकी जेन्युइन पीस एफर्ट्स रही है, एंड ही डिजर्व्स ऑन मेरिट नॉट टू गेट अ नोबेल आप पीस पुराना कोरिया का देखें, कोरियन आप पिछली मरतबा देखें क्या हुआ, यानी लोग बात करने को तैयार नहीं थे, और एक दिहाई नहीं कई दिहाइयों से कोई सिलसिला नहीं था।
डॉक्टर साहब, क्योंकि रशिया यूक्रेन में हम उस तरह इन्वॉल्व नहीं रहे, नॉर्थ कोरिया में भी नहीं रहे, हम दो इस वक्त ममालिक के जंग के हवाले से हमारा इखलाकी और सियासी नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह है। हम ईरान समझते हैं इसराइल ने जारियत की है, और हमें पता है कि अमेरिका पसे पर्दा है और अमेरिका एक्टिवली इन्वॉल्व भी होना चाह रहा है। वो इंडिया दे चुका है, वो कह चुका है कि सुप्रीम लीडर को भी हम टारगेट कर सकते हैं। दूसरा, हमारा जो एक इखलाकी और सियासी सपोर्ट है वो गजा के लोगों के साथ है, जहाँ पे जो इसराइली बर्बरियत है उन सब वाकिफ़ है, और अमेरिका वहाँ पे भी बार बार जब भी जंगबंदी की बात होती है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो कर देता है जाकर। अब इन दोनों के हवाले से बताइए ना कि क्या इखलाकी और सियासी जवाब बनता है हमारा? देखिए, ये बड़ा आपने मुश्किल सवाल पूछा है और मैं कोशिश करूँगा। टाइट रोप एंड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड अ फेयर क्वेश्चन बट अ डिफिकल्ट वन। देखिए, एक तो जब हमने जब वज़ीर आज़म ने नॉमिनेट किया, जब पहली मरतबा इसका जिक्र किया, वो ईरान जाने से एक दिन पहले की बात थी, तो उस वक्त कोई ये जंग वंग नहीं हो रही थी। तो उस वक्त की पोजीशन जब हमने गजा वाली हो रही थी, ये नहीं हो रही। हाँ, मैं एक एक करके ही चलूँगा ना, आप सारी बातों का तो जवाब नहीं दे पाऊँगा। तो एक तो ये बात बड़ी सामने आ गई कि अभी तो जंग शुरू भी नहीं हुई थी, तो जो बात अभी हुई नहीं है उसके ऊपर उस वक्त तबसरा करना कि आपने क्यों ये बात की है, कुछ अजीब सी बात लगती है। हमारा मौक़िफ़ ईरान के ऊपर कल परसों की हमारी, आप यूनाइटेड नेशंस में हमारे सफ़ीर जो हैं बड़े बेहतरीन आदमी हैं, मैं अभी उनसे मिलकर आया हूँ, आसिम साहब, आप ज़रा उनकी तकारीर उठा के देख लें जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ईरान पे हमारा क्या मौक़िफ़ है। जी। आप वज़ीर आज़म की तकारीर उठा के देख लें कि गज़ा के ऊपर, लेबनान के ऊपर, सीरिया के ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ है। जबकि ईरान का वो मौक़िफ़ नहीं था पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट। जी बिल्कुल नहीं था। आप ज़रा उठा के वो तकारीर सुन लें डेप्टी प्राइम मिनिस्टर की, जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, कि उनका मौक़िफ़ इस तमाम मशरक़ वुस्ता के ऊपर क्या है। हमारा मौक़िफ़ तो बिल्कुल नहीं बदला। अब मैं आपको अपना ओपिनियन देने लगा हूँ, ये मेरा तज्जियाती है मामला, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या हुकूमत का मैं नहीं मौक़िफ़ दे रहा। देखें, मैंने ये देखा है कि जब किसी चीज़ में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इंटरवीन करना होता है, सदर साहब ने, तो पहले वो एक जहाज़ बन के तशरीफ़ लाते हैं। यानी उन्होंने पहले आके बोला चीन को कि मैं तुम्हारे ऊपर 200% टैक्स लगा दूंगा, से वो कस्टम लगा दूंगा। फिर बोला मैं 360% कस्टम लगा दूंगा। आखिर में निगोशिएट करके 20-22 वो जो पुरानी थी, जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन के वो थे टैरिफ, उनसे निचले टैरिफ्स के ऊपर निगोशिएट किया। मुझे ऐसा लगता है, और हो सकता है मेरी ये खाम ख्याली हो, कि ये जो इस वक्त वो कह रहे हैं कि मैं 2 हफ्ते देता हूँ, मैं 1 हफ्ते देता हूँ, उनकी कोशिश ये है कि ये यूरोप के अंदर जो निगोशिएशंस हो रही हैं ये कामयाब हो जाएं। तो ये एक तरह से जिस तरह ट्रेड में वो दबाव डालते हैं निगोशिएट करने के लिए। दबाव वाली बात की ना, इसलिए मुझे ये सवाल है कि जो अगर आपने पढ़ा हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट नोबेल प्राइज़ वाला, तो उसमें लिखा हुआ है ही हैज़ अ लेगेसी ऑफ डिप्लोमेसी। मेरे ख्याल से डिप्लोमेसी नहीं, वो दबाव डालते हैं, वो बुली करते हैं और फिर हावी होने की कोशिश करते हैं, अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं। एनालिसिस के क्योंकि हम एनालिटिकल गुफ्तगू भी कर रहे हैं, ये दो बातें हुई ना। एक तो मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वो अमन की कोशिश करते हैं, सही है, क्या वो डिजर्व करते हैं कि कोई बंदा ये बोले कि यार ये शख्स अमन का चैंपियन है। बाकी नोबेल प्राइज तो नोबेल कमेटी ने देना है। सही, आपने अपना नुक्ता समझा दिया इस पे, लेकिन अगर कल को वो इन्वॉल्व हो जाते हैं जंग में, देखिए फिर हम बड़ी तादाद पे हलाकतें होती है, क्योंकि अमेरिका में खुद उनके सपोर्टर्स इसको इराक वॉर से कंपेयर करें, इराक में 5 लाख लोग या शायद इससे ज्यादा मारे गए थे। तो इस तरह की सिचुएशन होती है, सुप्रीम लीडर को टारगेट किया जाता है, तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? हमारे एम्बैरेसिंग नहीं होगा कि हमने मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा। मैं अगेन दोबारा से एनालिसिस कर रहा हूँ, और मुझे अगर फिर आप बुलाएंगे तो मैं उस दिन आपके प्रोग्राम में नहीं आऊँगा। अगर कोई बात उल्टी हो गई तो गायब हो जाऊँगा। लेकिन हकीकत यह है कि मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। आपने देखा है उनके जो राइट विंग तरीन दोस्त और हवारी थे, आपने उनके इंटरव्यू सुने हैं कि वो क्या कह रहे हैं? तो आपके ख्याल में वो ट्रंप की इजाज़त के बगैर ही इंटरव्यू चल रहे हैं? यानी वो जो एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं 2 हफ्ते दे रहा हूँ, दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि ख़बरदार जंग में नहीं इन्वॉल्व होना। इन दोनों को जब आप तवाज़न करके एनालिटिकली देखें तो मुझे लगता है बिल्कुल जैसे चीन के साथ ट्रेड डील हो रही थी उसी तरह कोशिश की जा रही। क्योंकि पीछे तो खड़ा हुआ है ना, इसराइल को सपोर्ट तो कर रहा है। दूसरा, इसराइल का जो गजा में कॉन्फ्लिक्ट है उस पर भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा गजा के ऊपर हमने तो 2-4 जगह पे ये भी कहा है कि पाकिस्तान का आप गजा से जिक्र भी ना करें मुकाबला करने का। यानी हम तो खुद मजलूम अपने आप को समझते हैं कि ये जालिम हम पे हमला करते हैं, हम कमज़ोर होते तो ये हमें उड़ा देते उसी तरह। ये तो अल्लाह ने करम किया, हमारी अस्करी ताकत ऐसी थी कि हमने इनको उड़ा के रख दिया, वरना ये हम भी 6-6 साल अपने बच्चों की कब्रें जो हैं वो लाशें उठा रहे होते अस्पतालों से। हमारा मौक़िफ़ गज़ा के ऊपर वही है।
हमारा मौक़िफ़ ईरान के ऊपर वही है। कैन वी डू द साइमल्टेनियसली? इजराइल की प्रॉब्लम यह है कि इजराइल किसी के कहने सुनने में अब नहीं है, किसी के। इससे पहले भी जब अमेरिका ने इंटरवीन करने की कोशिश की है तो नेतन्याहू साहब जो हैं वो पता नहीं तारीख के कौन से किरदार हैं और किस बाब में से निकले हैं, जिस तरह के जालिम, सफाकाना और मैं समझता हूँ जेनोसाइडल इंसान है वो किसी के कंट्रोल में नहीं। कंट्रोल में नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मिलिट्री सपोर्ट तो कर रहा है ना अमेरिका। नहीं, मिलिट्री सपोर्ट तो अमेरिका तमाम ममालिक को करता है ना। मुझे अभी यहाँ पे मैं गया हुआ था तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। एक साहब ने जहाज़ों वाली नहीं जहाज़ों के अलावा इन्होंने कहा कि ये जंग तो चीन के साथ थी भारत की, तो मैंने कहा हमारी फ्रांस के साथ थी या इजराइल के साथ थी जिसके ड्रोन आ रहे थे, या रूस के साथ थी जिसकी S-400 की शील्ड थी। बात यह कि असला तो बेच रहे हैं लोग, खरीद रहे हैं, टेक्नोलॉजी जा रही है, टेक्नोलॉजी खरीदी जा रही है। अब आप तो अगर सुनता नहीं है, इस पर एक और शहजाद इकबाल के पास एक और आर्गुमेंट भी है कि चले असला तो दे रहे हैं, वीटो क्यों कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन में? अगर सुनता नहीं है नेतन्याहू, वीटो ना करें, जंगबंदी के लिए करारदाद मंजूर करवाएं। आप ये बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, ये बात बहुत पुरानी है। मैं इसको अमेरिका का जो ताल्लुक है इजराइल से उसको तो डिनाई नहीं कर रहा हूँ, एक मरतबा भी नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि ये जो दबाव है, एक तरफ वीटो डाल के उसको कहा कि ठंडा किया, यानी अगर आपका कोई ताल्लुक होगा ही तो कोई आपकी बात सुनेगा। हाँ। दूसरी तरफ दबाव डाला कि 2 हफ्ते के अंदर कुछ भी हो सकता है। कोशिश ये है कि यूरोप के अंदर सुलह हो जाए, कोशिश ये है कि ये जंग बंद हो जाए। यही कोशिश रूस में की गई, यही कोशिश पाकिस्तान के साथ की गई, यही कोशिश कोरिया के साथ पहले की गई। तो एक फ्रेमवर्क तो कम से कम आपको खाका नजर आता है। लेकिन ये साइमल्टेनियसली हो सकता है कि हम ईरान के हवाले से सपोर्ट जारी रखें, गजा की सपोर्ट जारी रखें और साथ में हम नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी करें। आपके ख्याल में दिस कैन हैपन साइमल्टेनियसली? मैंने आपको अपना हाइपोथेसिस दिया है, उसी का मैं कंक्लूजन जिसके मैं जवाब में आपको बता रहा हूं कि मेरे ख्याल में ये दबाव है सुलह करवाने के लिए। मेरी उम्मीद भी यही है, मेरी दुआ भी यही है। अगर ऐसा ना हुआ जी तो फिर मैं आपके प्रोग्राम से भाग जाऊंगा। ओके, फिर आपका नुक्ता नजर इस पे बदल जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, फिर आप मैं इसलिए पूछा क्योंकि मैंने जब लोगों से बात की आज तो एक राय ये थी कि देखिए मिडिल ईस्ट ममालिक, बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं जो गजा से हमदर्दी रखते हैं, इसराइल को कंडेम करते हैं, यूएसए कहते हैं कि आप इस जंग से उनको निकालें, लेकिन साथ में वो तिजारत भी कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो हमारी भी पॉलिसी भी ये होनी चाहिए, हम ईरान के हवाले से उनको सपोर्ट करें, गजा को भी सपोर्ट करें, लेकिन बाकी जो हमारे अमेरिका के साथ मामला है उनको हम सीधा रखें। देखिए आपका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, आप फैसला कर लें। आप माशाल्लाह बहुत अबूर रखते हैं मुआशी अमूर पे, आप 6-10-15 बिलियन डॉलर की बंद कर दें तिजारत। ऐसे वो ना करें, लेकिन पीस अवार्ड देना एक मगर दोनों बातें आप देखें ना, एक पीस के लिए तो मैंने पूरा मुकदमा आपके सामने रख दिया और ये भी कहा कि देखें थोड़े दिन में पता चल जाएगा और मैं और आप एक और प्रोग्राम कर लेंगे। हो सकता है आप मुझे ना बुलाएं और हो सकता नहीं, हो सकता उस मौके पे तो मैं जरूर बुलाऊंगा। नहीं, अगर मैं साबित हो गया सही तो हो सकता है आप ना बुलाएं, फिर शायद। और अगर मैं गलत साबित हो गया तो हो सकता है मैं आपके प्रोग्राम में ना आऊं। आप हमारे साथ ही रहें। एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा उनका नुक्ता नजर लेते हैं। एजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नॉमिनेट करना डोनाल्ड ट्रंप को फॉर नोबेल पीस प्राइज, सियासी और अखलाकी जवाब आपको नजर आता है? और स्ट्रेटेजिकली ये करके हम क्या हासिल करेंगे? क्या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात देरीना तौर पर बेहतर हो सकते हैं? क्या कोई फायदा हमें हासिल हो सकता है? जिस दिन लंच हुआ या लंच एंड मीटिंग हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि जनाब देयर इज नो फ्री लंच, देयर मस्ट बी ए क्विड प्रो को, तो क्या होगा? तो उस वक्त सारे लोगों का ये एक किस्म का ऐसे गुमान था कि शायद ईरान के हवाले से हमें कहा हो कि जी आप ईरान को अपनी कोई सपोर्ट नहीं देंगे या इसराइल पे कोई हमला नहीं करेंगे, शायद इस हवाले से। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान ने तो बता दिया होगा कि ईरान के हवाले से हमारा कोई ईरान हमारा हमसाया है, हम उसके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे। और वैसे भी हम ना ईरान की तरफ के बिहाफ पे कोई जंग में शामिल हो सकते हैं, हम तो पहले ही जंग में शामिल हैं, हमारी ईस्टर्न फ्रंट पे ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है, तो इस वजह से हम जंग में नहीं कूद सकते। तो इसका मतलब यह है कि कुछ प्रोकोस ज़बानी कलामी हो सकता है। एक ज़बानी कलामी तो ये है कि भाई उनको कहा कि जी आप बहुत बड़े पीस मेकर हैं और उनको खुश कर दिया। और दूसरा ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से उनको कहा गया अच्छा जी आप पीस नोबेल प्राइज़ आपको मिल जाए, तो देखें ना ये तो ज़बानी कलामी, डजंट कॉस्ट अस एनीथिंग। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इसमें क्या हर्ज है अगर आप ये कह देते हैं
हमें तो उसका फायदा ही है, क्योंकि देखें ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब वो हैं जो बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए थे। आज वो इस पोजीशन में आए हैं, वो कहते हैं जी मैं कश्मीर पे मीडिएशन कराता हूँ, वो कहते हैं जी आप बातचीत करें, जिससे हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा हुआ है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये ठीक है, पाकिस्तान में इसमें क्या है, अगर ये ज़बानी कलामी है ना, कुछ लोगों को लगता है कि ये ओवरडू कर दिया है, कुछ लोगों का ये ख्याल है। लेकिन आपकी ये बात मैं जो समझा हूं, आप कह रहे हैं कि अगर ईरान के मामले पर हमसे कोई कोऑपरेशन नहीं मांगी गई है तो फिर कोई हर्ज नहीं हमें ये करने में। जी जी, मैंने यही कहा कि भाई उसकी बजाय जो क्विड प्रो को, अगर खाली ये ज़बानी कलामी वाला क्विड प्रो को है तो ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है, अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। कल को वो वाकई ये कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान पे दबाव डालेंगे कि अमन आ जाए, तो मेरे से ख्याल में कोई यानी ये मूव कोई इतनी बुरी नहीं है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। सही। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा, एजाज साहब के कुछ लोग ये तज्जिया करते हैं कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक डिफरेंट सोच के मालिक हैं, वो जो अपनी स्टैब्लिशमेंट है उनकी पॉलिसीज को भी हर वक्त नहीं टो कर रहे होते हैं और वो सिर्फ अगले 3-3.5 साल रहेंगे। तो अगर हम उनसे एक पर्सनल रिलेशनशिप बना भी रहे हैं तो इसका पाकिस्तान को ओवरऑल पॉलिसी में कोई फायदा नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक शिफ्ट नहीं आ जाएगा अमेरिका का टुवर्ड्स पाकिस्तान। आप भी ऐसा ही समझते हैं या थ्रू डोनाल्ड ट्रंप हम उनकी जो रियासती पॉलिसी है उसको भी तब्दील कर सकते हैं? नहीं साहब, ये देखिए पर्सनल इक्वेशन तो मैं मानता ही नहीं है। ये तो अक्सर कहा जाता है, पाकिस्तान के अंदर भी कहा जाता है, बाहर की दुनिया को भी कहा जाता है जी आपकी बहुत ज़्यादा उनके साथ केमिस्ट्री बन गई है। यही डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मोदी साहब का यही कहते थे कि इनकी जफ्फी जो है वो ये है, बड़ी मशहूर है, इनके बड़े ताल्लुकात हो गए। लेकिन जब रियासती पॉलिसी आती है तो उसमें ये पर्सनल ताल्लुकात नहीं आते हैं। ये इस वक्त एक मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के नतीजे में एक पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक पुश मिला है, उसको वेलकम करें। हमने भी उसका क्विड प्रो को अदा कर दिया है और हिंदुस्तान के लिए इस वक्त मुश्किल है, बस इससे ज्यादा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कुछ जाती दोस्तियां बनती हैं जहां रियासती पॉलिसियां हैं। अच्छा, मैं मलिक साहब, मुस्तफा मलिक साहब, दो क्विक क्वेश्चन। एक तो ये कि क्या वाकई हमसे ईरान पे किसी किस्म की कोऑपरेशन उन्होंने नहीं मांगी है? क्योंकि अक्सर चीज़ें वो कहते हैं ना बाद में पता चलती है कि शमसी एयरबेस हमने 30 सालों से दिया हुआ था, मुशर्रफ साहब ने मुआहदा कर लिया, पता चला ड्रोन हमारे अड्डों से उड़ रहे थे। कोई ऐसी कोऑपरेशन हमसे फिलहाल नहीं मांगी गई है। देखिए मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं तो वजारत खारजा में भी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि घूम घुमा के आया हूँ जी जी, इस वजह से एक पर्सपेक्टिव है जो बड़ा क्लियर हो गया है। 4-5-6 जगहों पे 4-4 दिन रहने से और सिर्फ डिप्लोमेट से और वो लोग जो पॉलिसी बना रहे हैं मिलने से एक बात आपके जहन में खुल के आती। देखिए ईरान के अंदर हमारा जंग में शामिल होना बिल्कुल कोई सवाल नहीं उठता, बिल्कुल कोई सवाल नहीं उठता। ईरान की जो मामलात चल रहे हैं, अगर ये किसी अच्छी तरफ जाना शुरू होते हैं, उसमें कोई छोटा सा किरदार, मैं इमरान खान साहब की तरफ ये नहीं कहूँगा कि लाओ मैं सालसी करवा दूँ तुम्हारी, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर छोटा सा कोई पॉजिटिव रोल हम अदा कर सकते हैं। जो आपने वो सुनी कि जब वो फील्ड मार्शल साहब को मिले, जनरल साहब को, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ईरान को हमसे अच्छे से जानता है। क्या मतलब है इसका? जब कोई एक सदर कहता है कि ये वाला मुल्क ईरान को हमसे ज्यादा अच्छे से जानता मतलब उनकी कोई एडवाइस ली गई, कोई बात तो हुई ना। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल आपसे यही जो मैंने भी एजाज साहब से किया कि क्या हम सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से बेहतर कर रहे हैं, या जो रियासत है अमेरिका की रियासत उनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं? इसमें लोग फ़र्क करते हैं सर, आपका क्या ख्याल है? जी, मैं एक और भी आपने बात की, उसका जवाब बाद में दूंगा, यकीनी तौर पर भूल जाऊंगा लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। जी हाँ, देखें बात ये, मैं चौधरी साहब से एग्री करता हूँ। क्या ताल्लुकात होते हैं? अभी चंद हफ्ते पहले तक तो आप भी कह रहे थे, सब कह रहे थे कि उसके मोदी से दोस्ती है, वो खुद कह रहे थे कि मेरा मोदी दोस्त है। तो क्या वो कहाँ गई वो दोस्ती? ये कश्मीर का 14 दफ़ा उन्होंने जिक्र किया, तो वो दोस्ती कहाँ गई? इसी तरह जब नवाज शरीफ पे भी कोई किसी ने चढ़ाई करनी होती थी, खतरनाक बात है ट्रंप साहब का शायद हमारे खिलाफ बयानिया बदल जाए एक दिन में, तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो नोबेल प्राइज दे चुके हैं उनको। देखिए नहीं, हम तो नहीं रेकमेंड कर चुके हैं। देखिए बात ये कि हमने तो अपनी रियासती पॉलिसी लेकर चलनी है। हमने किस जगह पे कहा है कि आपकी वजह से हम अपने जो भाई मुमालिक हैं मशरिक़ वुस्ता के, उससे उनसे ताल्लुकात ख़राब करेंगे? कभी आपने किसी पाकिस्तानी से सुना है कि हम चीन से अपने ताल्लुकात ख़राब कर देंगे? कभी सुना है? हाँ, लेकिन हमारे उनके साथ इकोनॉमिक एक कॉरिडोर है, हमारे सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं। हम चाहते हैं कि हम उनको भी लेवरेज करें। हमारी जिस तरह की दोस्ती सऊदी अरेबिया से है या यूनाइटेड अरब एमिरेट से, कतर, हमने कभी ऐसी बात नहीं की, कोई बराबरी नहीं की। लेकिन आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि देखिए आपने अभी गालिबन इब्तदाइया जब मैं चिप्स खा रहा था तो उसमें वो इब्तदाइये में आपने उनके क्लिप्स चलाए कि मुझे ये नोबेल प्राइज़ कभी नहीं देंगे। इसका मतलब है उनके लिए शायद अहम हो है एक शख्स 10 साल से मांग रहे हैं, एक शख्स जिसके लिए ये अहम हो,
क्या वो फर्दर जंग में झोंकेगा? यानी उसको ये ख्याल तो आएगा कि अगर मुझे अमन के नोबेल प्राइज के लिए बात मेरे लिए की जा रही है तो मुझे क्या मुल्क दुनिया में आग लगानी चाहिए? हो रहे हैं कि दिस माइट स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग इनटू दिस वॉर। मैं एक ब्रेक शामिल करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ईरान इसराइल फिजाई जंग में सालसी की कोशिशों के बावजूद तनाज़ा मजीद बढ़ता जा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान 13 जून को इसराइली हमलों के बाद बराह रास्त एक दूसरे पर शुरू होने वाले हमलों का सिलसिला आज 9 दिन गुजर जाने के बावजूद पूरी शिद्दत से जारी है। इसी जंग और गजा पर इसराइली हमलों को लेकर आज OIC के वज़राए खारजा का 2 रोज़ा इजलास भी इस्तांबुल में जारी है, जिससे खिताब करते हुए तुर्क सदर ने नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने OIC वज़राए खारजा के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि नेतन्याहू हिटलर पूरी खित्ते को तबाही में धकेलना चाहता है। इसराइल ने अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश की। इसराइल इस जंग को पूरे खित्ते में फैलाना चाहता है। सदर अर्दोगान ने कहा है कि मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। नेतन्याहू खित्ते में अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ये इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से ईरान के शहर शिराज में मिलिट्री साइट को निशाना बनाया गया और इससे पहले ईरानी शहर इस्फहान के करीब न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया, लेकिन ईरानी मीडिया के मुताबिक साइट से किसी खतरनाक मवाद का कोई अखराज नहीं हो रहा। इसराइल ने कल रात ईरान के शहर कुम में भी रिहायशी इमारत को निशाना बनाया था। इसराइली वजीर दिफा के मुताबिक कुम में इस हमले के नतीजे में ईरानी कुछ फोर्स के सरबराह सईद यज़दजहांबाग हुए हैं, जबकि इसराइली फौज के मुताबिक ईरान पर हमलों में ईरानी वजीर दिफा का दाखिली सिक्योरिटी मरकज को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। इसके अलावा इसराइल की जानिब से ईरानी शहर खुजिस्तान पर हमले के नतीजे में 4 शहरी जहांबाग हो चुके हैं, जबकि ईरानी खबरसा इदारे अरना के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 15 ईरानी एयर डिफेंस फोर्सेज के एहलकार मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से भी जवाबी हमलों के तौर पर इसराइली अहदाफ पर 18 फिजाई हमले किए जा चुके हैं। ईरानी हमलों में वस्ती इसराइल में तल अवीव के करीब हुलून शहर के एक इमारत पर आग भी लगी है। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरानी हमलों में इसराइली फौजी मराकज़, 2 फिजाई अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। इससे पहले कल इसराइली शहर हाइफा पर ईरान की जानिब से मिसाइल हमला किया गया था, जिसमें जख्मी होने वालों की तादाद 45 तक पहुंच चुकी है। जबकि इसराइली फौज ने दावा किया है कि आज सुबह तकरीबन 1 घंटे के दौरान 8 ईरानी ड्रोन इसराइल की फिजाई हदूद में दाखिल हुए थे, जिनमें से 5 ड्रोन मार गिराए गए हैं। जबकि कुछ दिन पहले इसराइली वजीर आजम और वजीर दिफा की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी को कत्ल करने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने अहम फैसला करते हुए अपने जानशीन मुकर्रर कर दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की 3 ईरानी ज़राए के हवाले से दी गई खबर में यह दावा किया गया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने जानशीनों के तौर पर 3 नाम तजवीज़ किए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुमकिन जानशीनों में मुख्तलिफ उलमा के नाम शामिल हैं। यानी एक तरफ इसराइल और ईरान की कशीदगी में इजाफा होता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ इस कशीदगी को रोकने के लिए सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। ईरान और इसराइल की कशीदा सूरत हाल के हवाले से कल जिनीवा में बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़राए खारजा समेत यूरोपीय यूनियन के चीफ डिप्लोमेट के ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराकी से इंतहाई अहम मुज़ाकरात भी हुए थे। मौजूदा हालात के दौरान ये मुज़ाकरात इसराइल ईरान जंग में अहम पेशरफ के उम्मीद के तौर पर देखे जा रहे थे, लेकिन ये मुज़ाकरात भी बगैर नतीजा ख़त्म हो गए। CNN ने ज़राए के हवाले से लिखा है कि मुज़ाकरात का आगाज़ तो काफ़ी तनाव के साथ हुआ, लेकिन मुज़ाकरात में वक्फे के बाद माहौल काफ़ी मुस्बत हो गया। लेकिन CNN को ज़राए ने बताया कि मुज़ाकरात में यूरेनियम अफजूदगी ख़त्म करने पर कोई रजामंदी जाहिर नहीं की गई, क्योंकि ईरान की रेड लाइन है। जबकि मुज़ाकरात के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ईरान यूरोपीय हुकाम से दोबारा मिलने के लिए तैयार है और ये मुज़ाकरात संजीदा हैं। इराक़ची के मुताबिक ईरान इस वक्त सिफारतकारी के लिए तैयार है जब जारियत रोकी जाए और जारियत करने वाले को जुराइम की सजा दी जाए। और अब इन्हीं मुज़ाकरात के हवाले से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के मुताबिक उन्होंने फ़ोन कॉल पर ईरानी सदर पेज़ेश्कियान से मुतालबा किया है कि ईरान को कभी भी जोरी हथियार हासिल नहीं करने चाहिए और ये ईरान की जिम्मेदारी है कि वो अपने पुरअमन इरादों की मुकम्मल यकीन दहानी कराए। मैक्रोन ने कहा है कि इस गुफ्तगू के दौरान सदर पेज़ेश्कियान इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि यूरोपीय ताकतों और ईरान के दरमियान जोरी मुज़ाकरात को तेज़ किया जाए। जबकि अल जज़ीरा के मुताबिक इस फ़ोन कॉल के दौरान सदर पेज़ेश्कियान ने 12 कहा है कि ईरान का जोरी हथियार बनाने का कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन वो एटमी तवानाई और तहकीक के अपने हक का भरपूर दिफा करेगा। दूसरी तरफ ईरान और इसराइल जंग के हवाले से सदर ट्रंप ने कल साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इसराइल को इस वक्त फ़िज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है,
लेकिन हम ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। देखते हैं क्या होता है। अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान पर हमला करने का फैसला करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। साथ ही अमेरिकी सदर ने ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक अमेरिकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गेबार्ड और अपनी इंटेलिजेंस को भी गलत करार दिया है। Iranian foreign minister this afternoon said if the U.S. is serious about negotiations, that you would call up Israel and request that they stop their airstrikes. Well, I think it's very hard to make that request right now. If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. But we're ready, willing, and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. The thought process behind the 2-week timetable. Just time to see whether or not people come to their senses. Iran doesn't want to speak to Europe. They want to speak to us. Europe is not going to be able to help in this. It's a tremendous amount of material, and I think within a matter of weeks, or certainly within a matter of months, they're going to be able to have a nuclear weapon. We can't let that happen. Our intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. Does Iran have 2 weeks, or could you strike before that? Are you essentially giving them a 2-week timeline? I'm giving them a period of time. We're going to see what that period of time is, but I'm giving them a period of time. And I would say 2 weeks would be the maximum. Is an aerial campaign in Iran enough, or do you need ground forces? Well, I'm not going to talk about ground forces. The last thing you want to do is ground forces. यानी अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही इंटेलिजेंस एजेंसीज की दी हुई इंटेलिजेंस को गलत करार दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।